आजकल की इस भागदौड़ वाली और फास्ट लाइफ में हर व्यक्ति ये चाहता है कि वो फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग हो कि अपना जीवन अच्छे से यापन कर सके। ऐसे में अगर हम बचत की सोचते हैं, निवेश की सोचते हैं, यानी इन्वेस्टमेंट की सोचते हैं, तो वो बेहद ज़रूरी हो जाता है आजकल की लाइफ में। कहावत है कि बड़े बुजुर्ग ने अगर पेड़ों की नींव रखी थी तो उसकी छांव का फल आपको अब मिल रहा है। तो अगर आप भी इस वक्त बचत सोचेंगे, निवेश के बारे में सोचेंगे, तो आपके आने वाली पीढ़ी उस फल का, उसका लाभ ले सकेगी। नमस्कार, मैं हूं अर्पिता माथुर और आप देख रहे हैं दूरदर्शन राजस्थान का एजुकेशनल और मोटिवेशनल प्रोग्राम सपनों की उड़ान। और आपका दर्शकों का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूं आज के इस खास कार्यक्रम में। आज के हमारे कार्यक्रम का विषय भी इसी से संबंधित है। हम आज बात करेंगे फाइनेंशियली फ्रीडम की। हम बात करेंगे किस तरीके से हम अपने कमाए हुए पैसों की बचत कर सकें, किस तरीके से उसका निवेश कर सकें, जिससे कि हमारा जीवन खुशहाल जीवन हो सके। और हमारे साथ हमारे दूरदर्शन स्टूडियो में आज एक गेस्ट मौजूद हैं। हम स्वागत करते हैं हमारे गेस्ट का, रवि हांडा जी। रवि, बहुत बहुत स्वागत है आपका दूरदर्शन स्टूडियो में। रवि जो है वो एक फेमस जो है सफल उद्यमी हैं, साथ ही वो यूट्यूबर हैं, कंटेंट राइटर भी हैं। इसी के साथ मैं स्वागत करना चाहूँगी हमारे स्टूडेंट्स का जो हमारे दूरदर्शन स्टूडियो में उपस्थित हैं। रवि से वो सवाल जवाब करेंगे और साथ ही जो उनकी सपनों की उड़ान है उसको लेकर उनकी जो सवाल रहेंगे, क्या उनका हौसला अफजाई रहेगी, उन सभी पर हम बात करेंगे आज। रवि, आपसे चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि किस तरीके से आपने जो जर्नी है, लाइफ जर्नी है, एक फेमस यूट्यूबर आप रहे, एक सफल उद्यमी आप रहे, उसी के साथ आपने अर्ली रिटायरमेंट का भी प्लान बना लिया, यानी आप 40 की एज में ही रिटायरमेंट ले लिया है और एक अपने परिवार के साथ बेहद ही सफल और खुशहाल जीवन जी रहे हैं। तो इन सब का आइडिया आपके दिमाग में कैसे आया? तो जहाँ तक सेविंग की और इन्वेस्टमेंट की बात है, तो वो तो मैंने जिस दिन से नौकरी करना चालू किया था उस दिन से ही 500 रुपये ही बचा पाता था महीने के, बट वो 500 रुपये मैंने बचा के इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था अपनी पहली नौकरी से। मैंने 2006 से नौकरी करना चालू की। 2012 में मैंने अपना बिजनेस शुरू किया हांडा का फंडा नाम से, जो कि 2021 में एक्वायर हो गया अनअकैडमी के द्वारा। और जो अर्ली रिटायरमेंट का जो था, कोविड के दौरान मैंने इस बारे में थोड़ा और पढ़ा और मुझे ये समझ में आने लगा कि मैं पिछले 10 साल से बिज़नेस कर रहा था, 8 साल से बिज़नेस कर रहा था। अब मेरा ये बिज़नेस एक्वायर हो जाएगा जब, तो उसके बाद मैं या तो मैं नौकरी करूँगा, या मैं कोई और नया बिज़नेस चालू करूँगा, या मैं कुछ नहीं करूँगा। तो वो कुछ नहीं करने का मेरे को काफ़ी एक अट्रैक्टिव और अच्छा ऑप्शन लगा। बट कुछ नहीं करने के लिए वो फाइनेंशियल बैकिंग आपकी होनी चाहिए, तभी आप कुछ नहीं कर सकते हो। तब फिर बैठ के मैंने अपने इन्वेस्टमेंट्स को देखा, उनको थोड़ा और मॉडिफाई किया, ताकि मैं अपनी जो इनकम के लिए किसी में जॉब पे, नौकरी पे या बिजनेस पे डिपेंडेंट नहीं रहूं। मैं अपनी जो मेरे इन्वेस्टमेंट्स हैं उन्हीं के ही रिटर्न से मैं अब रह रहा हूँ। बिल्कुल रवि, बहुत अच्छा डिसीजन आपने लिया है, क्योंकि आप जिस एज में हैं उस एज में आकर ये डिसीजन लेना एक बहुत बड़ी हिम्मत का काम होता है। रवि, फाइनेंशियल फ्रीडम की हम बात कर रहे हैं क्योंकि हमारा प्रोग्राम उसी से रिलेटेड है। तो व्हाट इज़ फाइनेंशियल फ्रीडम रवि? और जिस तरीके से मैं स्टूडेंट्स को देखती हूँ या आने वाली जनरेशन को, युवा पीढ़ी को देख रही हूँ, सब लोग पैसे के पीछे ही सब कुछ है, सब पैसे के पीछे भाग रहे हैं। ऐसे में फाइनेंशियल फ्रीडम कहाँ तक सही है और आपकी नज़र में क्या है फाइनेंशियल फ्रीडम? देखिए, फाइनेंशियल फ्रीडम का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आप कुछ भी खर्चा अगर करते हैं उसको आप 2 हिस्सों में बांट सकते हैं जी। एक तो जो आपकी ज़रूरतें हैं, आपको खाने के लिए पैसा चाहिए ही चाहिए, सर के ऊपर जो है छत भी चाहिए, बेसिक नीड्स हैं। और बहुत सारी फिर आपकी वो वांट्स होती हैं कि नहीं, मेरे को शायद 50,000 का फ़ोन चाहिए, मेरे को शायद 50 लाख की गाड़ी चाहिए। तो नीड्स के लिए आपको जो पैसा चाहिए, अगर वो पैसा आपने इकट्ठा कर लिया है, कि जो भी आपने इकट्ठा कर लिया उसके जो रिटर्न्स आ रहे हैं उससे आपकी नीड्स का काम पूरा हो जाए, ज़रूरतें आपकी अगर उससे पूरी हो जा रही हैं, तो आप पैसे से मुक्त हो गए। क्योंकि अब आपको नौकरी करनी है, वो इसलिए करनी है क्योंकि आपको नौकरी करने में मज़ा आ रहा है, आपको वहाँ से कुछ सीखने को मिल रहा है, आप
लोगों का भला कर पा रहे हो। हजार चीज़ें होती हैं जो कि एक जॉब में, एक करियर में आपको मिलती हैं। एक बहुत बड़ा फैक्टर पैसा होता है, आप पैसे के लिए कर रहे हो। बिल्कुल। अगर आपकी ज़रूरतों लायक पैसा आपने इकट्ठा कर लिया है तो आप अपने आप को फाइनेंशियली फ्री बोल सकते हो। आप बिल्कुल काम करते रहिए, रिटायर करना नहीं करना वो दूसरा एक डिसीजन है, बट फाइनेंशियल फ्रीडम तो मेरे हिसाब से हर इंसान को चेज करना चाहिए। खर्चे अपने कम रखिए, नीड्स के ऊपर ही आप खर्चा कीजिए, तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम जल्दी भी बिल्कुल। मतलब आप कह रहे हैं कि हमारी जो पर्सनल लाइफ है उसमें पैसों का जो बैलेंस है उसको किस तरीके से बनाया जाए, वही एक फाइनेंशियल फ्रीडम कहलाती है, ताकि आपकी लाइफ बहुत अच्छी जी सकें आप। रवि, हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं, वो आपसे सवाल करना चाहेंगे। कौन करना चाहेगा पहला सवाल? जी नमस्कार सर, मेरा नाम चंद्रकला कुमावत है। मेरा आपसे ये सवाल है कि स्टार्टअप्स क्या होते हैं, और अगर कोई स्टार्टअप्स करना चाहे तो कैसे क्या स्टार्ट करे? ओके, तो स्टार्टअप जो है वो सिर्फ एक बिजनेस के लिए एक नाम है। अगर आप किसी भी फील्ड में बिजनेस करना चाहती हैं तो आप जब शुरू करती हैं तो उसको स्टार्टअप आप बोल सकते हैं। अब स्टार्टअप के लिए या किसी भी बिजनेस के लिए आपको फील्ड पकड़नी पड़ेगी, किसमें आपकी एक्सपर्टीज़ है, क्या आपकी नॉलेज है। अब अगर आपको गाड़ी चलानी आती है तो आप फर्नीचर बेचने का स्टार्टअप नहीं शुरू कर सकते। अपने स्किल सेट को देखिए, मुझे क्या आता है। दूसरी चीज़ फिर देखिए कि अच्छा हाँ, मार्केट में कुछ इसकी डिमांड है क्या। जैसे मैंने अपना अगर मैं एग्जांपल लूँ तो मैंने 2006 में जब मैंने नौकरी करना चालू किया तो मैंने एजुकेशन फील्ड में ही काम करना चालू किया, बट ऑफलाइन में क्लासेस लेता था। 2012 में जब मैंने अपना बिजनेस चालू किया तो मुझे लगा कि अच्छा हाँ, ऑनलाइन भी पढ़ाई हो सकती है। बहुत सारे लोग ऑनलाइन पढ़ा नहीं रहे हैं, तो ये एक मार्केट एग्जिस्ट करता है, एक अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है। मार्केट में कोई प्रोडक्ट होना चाहिए जो कि नहीं है, ऑनलाइन टीचिंग होनी चाहिए जो कि उस वक्त नहीं थी, तो मैंने सोचा मैं खुद ही बना देता हूँ, तो उसको आप स्टार्टअप बोल सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको ये एक आइडिया पकड़ना पड़ेगा कि अच्छा हाँ, मैं इसके ऊपर काम करूँगा। आइडिया मिल गया, बट खाली आइडिया से तो कुछ होता नहीं। अब उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आपको पैसे भी चाहिए, तो उसके लिए आपको फंडिंग का कुछ ना कुछ जुगाड़ देखना पड़ेगा। बिल्कुल। बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जिसमें कि आप ज़ीरो फंडिंग से भी आप चालू कर सकते हो। आज की डेट में आपको अपना न्यूज़ चैनल अगर जैसे शुरू करना है, मोबाइल फ़ोन आपके पास में, आप छोटा मोटा न्यूज़ चैनल आप अपने मोबाइल फ़ोन से चालू कर सकते हो। बट अगर आज की डेट में आपको अपना स्कूटर बनाने की फैक्ट्री लगानी है तो उसके लिए आपको काफ़ी फंडिंग चाहिए होगी। और एक बार जब आपके पास में ये पैसे आ जाएं, सो देन इट कम्स कि आपको अपने आइडिया को एग्जीक्यूट भी अच्छे से करना होगा, क्योंकि खाली आइडिया से कुछ नहीं होता है। बिल्कुल रवि, स्टार्टअप की बात हो रही है, नए बिजनेस की बात हो रही है, अभी आपने फंडिंग की भी बात करी है। फंडिंग जो एक ऐसा टॉपिक है जिस पे ज़्यादा से ज़्यादा बात की जाए वो भी कम है। बिजनेस स्टार्ट करने की हम सोच लेते हैं, लेकिन फंडिंग जो है उसके लिए हमें इन्वेस्टर के पास जाना पड़ता है। तो क्या चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ते हैं फंडिंग कलेक्ट करने के लिए? और साथ ही जैसे गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं या अदर स्कीम्स होती हैं, तो उसमें भी जो स्टार्टअप्स करने की बात की जाती है, तो हमारे स्टार्टअप पे उस चीज़ का क्या इफेक्ट होता है, हमारे फंड पे उस चीज़ का क्या इफेक्ट होता है? देखिए, पैसा आपको कितना चाहिए वो आपके आइडिया के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसके अंदर जा रहे हैं। अब ये पैसा का सोर्स कुछ भी हो सकता है जी। हो सकता है कि आपके पेरेंट्स के पास में इतना पैसा हो कि वही आपको दे दें कि आप अपना बिजनेस चालू कीजिए, जो कि बहुत ट्रेडिशनल बिजनेसेस के अंदर होता है। हो सकता है आप 10 साल से काम कर रहे हो तो आपने काम कर करके इतना पैसा इकट्ठा कर लिया है कि चलो मैं अब अपना बिजनेस चालू कर सकता हूँ। बिल्कुल। तो अगर छोटी आपकी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है तो खुद से, पेरेंट्स से, रिलेटिव से आप वो कर सकते हैं। बट अगर आपका आइडिया कोई बड़ा विजनरी आइडिया है जिसमें कि बहुत ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, तो आपको एक इंस्टीट्यूशन के पास में जाना पड़ेगा। अब वो इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट भी हो सकती है, वो इंस्टीट्यूशन कोई प्राइवेट कैपिटल भी हो सकती है। अब गवर्नमेंट से पैसा लेना है या प्राइवेट कैपिटल से पैसा लेना है, वो सब बराबर ही मुश्किल रहता है, क्योंकि वो लोग जो आपको पैसा दे रहे हैं वो आप में इन्वेस्ट कर रहे हैं।
वो इसलिए कर रहे हैं कि मैं आज आपको 1 रुपया दूंगा, आप 5 साल में उसका मेरे को 10 रुपया 20 रुपया बना के दोगे। बिल्कुल। तो अगर आपके आइडिया में दम है और अगर आप में इन्वेस्टर को भरोसा हो जाता है, भाई इन्वेस्टर को 2 चीज देखनी है। पहला तो क्या आइडिया में जान है या नहीं है, दूसरा क्या आप में वो जान है कि आप इस आइडिया को एग्जीक्यूट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। भाई आइडिया बहुत अच्छा हो सकता है बट शायद आप में वो कैपेबिलिटी नहीं है। अगर आइडिया अच्छा है और आप में कैपेबिलिटी है तो आपको फंडिंग मिलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जो कि चलती हैं, गवर्नमेंट अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट्स, वो लोग बहुत ज़्यादा आजकल स्टार्टअप्स को पुश कर रहे हैं, तो वहाँ से तो मिलती ही मिलती है। प्राइवेट कैपिटल भी मिलना आज की डेट में इंडिया में बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हाँ, बट उनको कन्विंस होना पड़ेगा कि आपका आइडिया अच्छा है और आप इंसान कैपेबल हो, वरना मुश्किल रहेगा। बिल्कुल रवि, अगर आप फैमिली की बात करें, आप फैमिली मैन हैं, आपकी फैमिली भी है, आपने डिसीजन लिया अर्ली रिटायरमेंट का, सारे निवेश भी आप कर चुके हैं, बचत भी आपने करी है, लेकिन एक एज ए मिडिल क्लास काफ़ी चीज़ें होती हैं, जैसे घर होता है, बेसिक नीड्स होती हैं हमारी, कार हुआ, घर हुआ, इन सब के जो स्पेंड्स होते हैं, बच्चों की पढ़ाई, शिक्षा, सब कुछ, तो उस चीज़ को कैसे बैलेंस किया जाए? तो उसके लिए यही है कि आपके जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं, इन्वेस्टमेंट से जो आपके रिटर्न्स आ रहे हैं, अगर आपके वो खर्चों से ज़्यादा हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मैं इसेंशियली इसको एक 4% का रूल मान के चलता हूं कि आपके पास में जितने भी पैसे हैं उसका आप 4% देखिए। मान लीजिए आपके पास में 100 रुपए हैं, तो किसी किसी साल तो ऐसा होगा स्टॉक मार्केट अच्छा कर रहा है, आपने गोल्ड में पैसा लगाया, गोल्ड अच्छा कर गया, बट बहुत सारे साल ऐसे भी आएंगे जब गोल्ड भी नहीं चलेगा, आपने कहीं रियल एस्टेट में लगाया वो भी नहीं चलेगा, आपने फ्लैट ले रखा है वो रेंट के ऊपर चढ़ ही नहीं रहा है। बिल्कुल। तो बहुत वेरिएशंस रहेंगे, बट अगर आपका 4% जो है 100 रुपए पे आपके 4 रुपया रिटर्न आ रहा है, अगर आपके खर्चे 4 रुपए से कम है तो आप बहुत ही आसानी से लंबे टाइम तक रह सकते हैं, क्योंकि एक्चुअल जो रिटर्न जिस साल अच्छे रिटर्न आएंगे ना उस साल तो 15% आएगा, उस साल 20% आएगा, बट बुरे टाइम के अंदर -10% भी आएगा। तो इसलिए आप 4% मान के चलिए। अगर आपके खर्चे 4% से कम है तो आपका काम बहुत आसान। मतलब आप कह रहे हैं कि हमें थोड़ा स्पेंड खर्चों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो हाँ, खर्चे कम कीजिए। बिल्कुल खर्चे कम कीजिए तो बिल्कुल। हम हमारे स्टूडेंट से अगला सवाल ले लेते हैं। कोई सवाल करना चाहेगा सर से? गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम ध्रुव है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो बिगनर्स वगैरह होते हैं उनको इन्वेस्टमेंट करने के लिए कहाँ से इन्वेस्टमेंट चाहिए और इतना कितना करना चाहिए जिससे उनकी जो बिजनेस है उसके अंदर भी ग्रोथ हो और उनको फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम नहीं आए? जी, तो ध्रुव, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए वो थोड़ा सेकेंडरी सवाल है। पहला तो ये है कि आप जब करियर अपना शुरू करते हो तो तनख्वाहें आपकी बहुत कम रहती हैं, तो ये हैबिट बनाना कि मैं हर महीने कुछ पैसा बचा रहा हूँ, चाहे 500 रुपया बचा रहे हो, चाहे तुम 50,000 रुपया बचा रहे हो, जो भी तुम्हारी इनकम है, बट हर महीने तुम पैसा बचा रहे हो, वो हैबिट बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर धीरे धीरे जैसे तुम्हारी इनकम इंक्रीज होगी वैसे वैसे तुम्हारी सेविंग्स भी इंक्रीज होंगी, वैसे वैसे तुम्हारे इन्वेस्टमेंट्स भी इंक्रीज होंगे। हो सकता है 5 साल बाद तुम्हें लगे यार वो जो 500 रुपया मैंने बचाया था उसका कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, फिनेंशियली नहीं फ़ायदा हुआ होगा, बट जो तुम्हारी आदत बन जाएगी कि मैं हर महीने पैसे बचाता हूँ, मैं हर महीने पैसे सेव करता हूँ, वो आदत तुम्हें लॉन्ग रन में बहुत फ़ायदा देगी। क्योंकि जब तुम 10,000 में से 500 रुपया सेव कर रहे हो, तो जब तुम लाख रुपया कमाओगे उसमें से तुम 10,000, 15,000, 20,000 सेव कर पाओगे। तो वो हैबिट बनना बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो उसके ऊपर ध्यान दो। दूसरा कि कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। म्यूचुअल फंड्स आज की डेट में सबसे अच्छा रिलायबल रेगुलेटेड प्रोडक्ट्स हैं। म्यूचुअल फंड के अंदर भी अब 1000 टाइप के म्यूचुअल फंड्स आते हैं, वो तुम थोड़ा बहुत पढ़ के देख के जो तुमको अच्छा लगे उसमें कर दो। बट म्यूचुअल फंड्स एकदम फुल्ली रेगुलेटेड प्रोडक्ट हैं, तो उसमें कहीं डूब जाने की या कोई स्कैम होने का कोई वो नहीं है। तो इसलिए म्यूचुअल फंड से तुमको स्टार्ट करना चाहिए। बिल्कुल रवि, इन्वेस्टमेंट की हम बात कर रहे हैं। एक टर्म है इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफिकेशन, ये क्या है? इसको इजी लैंग्वेज में अगर हम समझना चाहें, और इसके साथ रिस्क फैक्टर कितना बढ़ जाता है? तो इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफिकेशन एक्चुअली
रिस्क को कम करने के लिए होता है। जी। जैसे अभी मैं अगर अपनी ही बात करूं जी। तो अगर मैं अपना सारा का सारा पैसा स्टॉक मार्केट में लगा देता हूं तो किसी साल 15% रिटर्न आएगा, मैं जी। बहुत खुश होऊंगा, और उस 15% में से शायद 4-5% मैं खर्चा कर लूंगा। बट किसी साल ऐसा भी तो होगा कि -10% रिटर्न आएगा, तो मैं खर्चा कहां से करूंगा, मेरा तो -10% हो गया है, तो बिल्कुल। बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए मेरे को अपने एसेट्स को अलग अलग पार्ट्स में डाइवर्सिफाई करके रखना पड़ेगा। बिल्कुल। तो मैंने स्टॉक मार्केट में कुछ पैसा लगाया, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू लगाया, कुछ पैसा मैंने एफडी के अंदर रखा है, तो वो बैंक के अंदर है, एक पर्टिकुलर रेट Safe पे है। ग्रो करता रहेगा। बिल्कुल। कुछ मैंने सेविंग्स अकाउंट में रखा है, बिल्कुल। कुछ मैंने गोल्ड के अंदर लगा के रखा है, कुछ मैंने रियल एस्टेट के अंदर लगा के रखा है, कुछ मैंने क्रिप्टो के अंदर लगा के रखा है। तो इन अलग अलग एसेट्स में लगाने का फायदा ये है कि अगर कभी रियल एस्टेट अच्छा चल रहा है और स्टॉक मार्केट खराब चल रहा है, तो मेरे को जो खर्चे के लिए पैसा चाहिए वो वो वहां मैं से रियल निकालें। एस्टेट से निकाल लूंगा। बिल्कुल। कभी गोल्ड अच्छा चल रहा है और बाकी चीजें खराब चल रही हैं तो मैं गोल्ड से निकालूंगा। और इन सारे एसेट्स में ये होता है कि बिल्कुल। स्टॉक मार्केट जब अच्छा चल रहा है तो एफडी में लगेगा, यार क्यों मैं 6% पे एफडी कर रहा हूं, वहां मेरा 20% का आ रहा था। बट जब स्टॉक मार्केट का -20% आएगा तो एफडी का 6% भी मेरे को बिल्कुल। बहुत अच्छा लगने लगेगा कि अच्छा हाँ मैं वहां से रवि, निकाल इसको सकता अपन इस तरीके से भी देख सकते हैं जोड़ के, क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम अगर हमारा सिंगल है तो हमें प्लान बी के लिए एवर रेडी रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए हमेशा, क्योंकि सिर्फ सिंगल सोर्स ऑफ इनकम से काम नहीं चलने वाला है। ऐसा मानते हैं आप? हूं। बिल्कुल, बहुत स्ट्रांगली। और मैं बता रहा हूँ ये आज की डेट में तो फिर भी कुछ लोग हैं जो कि मानते हैं। बाय द टाइम जी। बच्चे लोग जो हैं, जब तक ये लोग 40 के होंगे तब तक इनमें से आधे से ज्यादा लोग ऐसे होंगे जिनके मल्टीपल करियर्स एंड मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम होंगे। आप आज से 40 साल पहले जाइए, हम लोगों के पेरेंट्स की जनरेशन की एक नौकरी वो ज्वाइन करते थे और उसके अंदर पूरा उनका लंबा टाइम वो निकल जाता था। हम लोगों की जनरेशन के अंदर हम लोग एक पॉइंट ऑफ टाइम पे एक नौकरी करते हैं, बट अगर हम लोग मतलब आप तो छोटी हैं, बट 40 साल के एज ग्रुप में अगर मैं अपने बैचमेट्स को देखता हूं तो किसी ने 5 जॉब चेंज की हैं, किसी ने 8 जॉब चेंज की हैं। जी। तो 5 से 8 के बीच में एक 15-20 साल के करियर में लोग जॉब्स चेंज करते रहते हैं। 20 साल और आगे जाएंगे तो 8 बहुत सारे लोग होंगे जिनकी एक प्राइमरी जॉब रहेगी, उसके साथ साथ उनकी एक कोई साइड गिग, साइड हसल, थोड़ा बहुत इधर उधर के वो होंगे ही होंगे, और वो करना पड़ेगा क्योंकि जॉब्स उतनी स्टेबल रहेंगी नहीं। जी। तो सबके लिए अब मतलब अभी एक अच्छा आइडिया है, 20 साल में देखना है सबके लिए एक जरूरत हो जाएगी। बिल्कुल रवि, बहुत अच्छी बात है आप शेयर कर रहे हैं। रवि, जिस तरीके से हम नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, स्टार्टअप की सोचते हैं, कई स्टूडेंट्स होंगे या कई युवा पीढ़ी हैं जो नया बिजनेस, छोटे छोटे बिजनेस स्टार्ट करने का सोचते भी हैं। ऐसे में क्या बिजनेस के जो क्लाइंट्स हैं, कस्टमर हैं, उनका बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है हमारे बिजनेस में? किस तरीके के क्लाइंट्स होने चाहिए और कैसे क्लाइंट्स की डिमांड हम बढ़ाएं? क्या कर सकते हैं, क्या स्ट्रेटेजी रखें इसके लिए? वो आपके आइडिया, क्या मार्केट पे फ़र्क पड़ता है उस चीज़ का? नहीं, फर्क तो बिल्कुल पड़ता है भाई। जब आप कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करने जा रहे हो तो आपका सबसे पहली चीज तो यही क्लियर होनी चाहिए कि भैया मेरा क्लाइंट कौन रहेगा। जी। क्योंकि अगर मेरा क्लाइंट ऐसा रहेगा जिससे कि मैं 99 रुपए हर महीने लेना चाहता हूं, बिल्कुल। तो मेरे को एक अलग स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। मान लीजिए कि मैं एक न्यूज चैनल चालू करता हूं, उस न्यूज चैनल का मैंने 99 रुपया सब्सक्रिप्शन फी रखा है, तो उसके लिए मेरे को एक वो अलग स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। ऑन दी अदर हैंड, मैं कोई ऐसा बिजनेस चालू करता हूं जिसके अंदर मेरे को साल में 2 ही क्लाइंट चाहिए। अच्छा, एक मेरा क्लाइंट कार कंपनी हो गई, एक मेरा क्लाइंट बैंक हो गया, और उन दोनों से मेरा कॉन्ट्रैक्ट जो है, एक से 15 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है और एक से 25 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है, तो आपकी स्ट्रैटेजी एकदम अलग होगी। पर आपका कस्टमर कौन है उसका ये आपको डे 1 पे पता होना चाहिए कि अच्छा हाँ, ये मेरा आइडियल कस्टमर है, मैं इसी के पीछे ही भागूंगा। सारी चीजें जो मैं करूंगा, मैं जो मार्केटिंग करूंगा, मैं जहां पे पेपर में ऐड देना है या नहीं देना है, कौन से टाइप के लोगों को मुझे हायर करना है, बिल्कुल हर डिसीजन कस्टमर फोकस ही आपको बिल्कुल बहुत फ़र्क पड़ता है मतलब कस्टमर का। रवि, अगला सवाल हम हमारे स्टूडेंट से ले लेते हैं। हमारे युवा जो यहाँ बैठे हैं वो भी कोई ना कोई इनमें से सफल उद्यमी बनना ज़रूर चाहेगा। अगला सवाल कौन करना चाहेगा? गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम आदित्य खंडल है और सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि सर आपकी जो कंपनी थी हांडा का फंडा, सर वो आपने क्यों सेल करी
और उसके लिए आगे के प्लान्स सर आपके क्या थे? अच्छा, तो सेल करने का सबसे जो बड़ा रीज़न था वो ये था कि मेरी कंपनी एक बहुत ही छोटी कंपनी थी। मेरे सिर्फ 20 एम्प्लॉइज़ के आसपास थे। हम लोगों का जो टर्नओवर था वो 2.5-3 करोड़ के आसपास का टर्नओवर था। कोविड के बाद में ये हुआ कि इस फील्ड में, ऑनलाइन एजुकेशन की फील्ड में बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज आने लग गई। तो मुझे ये समझ में आ गया कि यार अभी तो ठीक है, आने वाले 4 साल में, आने वाले 5 साल में जो छोटी कंपनीज हैं वो इतनी बड़ी बड़ी कंपनी से compete नहीं कर पाएंगी। जब मैंने 2012 में अपना बिजनेस चालू किया था तब मेरे लिए ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज था कि अच्छा हाँ, मैं एक छोटी सी कंपनी चालू कर सकता हूं जिससे मैं अपना 50,000 रुपया भी कमा लूंगा तो भी वो एक वायबल धंधा है, क्योंकि कोई बड़ी मछली उस टाइम पे नहीं है। अब जब बड़े लोग आ गए मार्केट में तो उनसे compete करना मुश्किल हो जाएगा। जैसे मैं अनअकैडमी, जिसने मुझे अक्वायर किया, उसकी ही मैं बात करूं, मैं जब ऐड चलाता था तो मैं गूगल के ऊपर ऐड चला रहा हूं 2 रुपया पर क्लिक, 3 रुपया पर क्लिक के अंदर। अनअकैडमी जब ऐड चलाता है तो अनअकैडमी के ऐड में आता है सचिन तेंदुलकर, MS धोनी। तो उनसे compete करना एक छोटी कंपनी के लिए बहुत मुश्किल है। इसलिए मैंने सोचा कि अच्छा हाँ, उन्हीं को ही बेच देता हूं, उनके साथ में मैं काम करूंगा और लॉन्ग टर्म के अंदर जो मेरा प्रोडक्ट है, जो मैंने इतने साल मेहनत करके बनाया है, जो कि अभी मेरे कुछ 3,000-4,000 के आसपास स्टूडेंट यूज कर रहे थे, वो अब वहां पे लाखों लोग यूज करेंगे। तो इम्पैक्ट बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। और दूसरा, आई कैन सी कि अगले 4-5 साल में छोटी कंपनी सर्वाइव नहीं करेंगी। तो एक वो टैक्टिकल डिसीजन था। रवि, हांडा की फंडा की बात चल रही है, इस कंपनी का जो नाम है बड़ा यूनिक सा है, इसका आइडिया आपके दिमाग में कब आया? अरे ये तो एक्चुअली मतलब मैं जब कॉलेज में था तब एक गाना पॉपुलर हुआ था, अंडे का फंडा। अच्छा। शायद आई डोंट नो आप लोगों को याद होगा या नहीं होगा। तो मैंने कॉलेज में ही वेबसाइट एक अपनी बुक करके रख ली थी जी। उस वेबसाइट के ऊपर मैं ब्लॉगिंग करता था, उस वेबसाइट के ऊपर मैं क्विज वगैरह बना के डालता था। बिजनेस से उसका कुछ लेना देना नहीं था। जब मैंने अपना बिजनेस चालू करने की कोशिश करी तो तब ये हुआ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक होता है जिससे आप गूगल में सर्च रिजल्ट्स के अंदर ऊपर आते हो। तब मैंने उस बारे में पढ़ा और तब मैंने समझ में आया कि जो पुरानी वेबसाइट्स हैं वो गूगल के ऊपर अच्छी रैंक पे आती हैं। तो पुरानी वेबसाइट तो मेरे पास में ये बनी पड़ी थी, तो मैंने कहा यार ये वेबसाइट है, तो वेबसाइट के ऊपर जो भी मैंने पुराने अपने ब्लॉग थे वो सब थे, सब मैंने हटाए, नया अपना बिजनेस का वो डाला और पहले ही हफ्ते में वो गूगल सर्च रिजल्ट्स में आने लग गई, क्योंकि वो वेबसाइट मैंने 10 साल पहले बना के रखी हुई थी। तो इसीलिए वो ऑटोमेटिकली एक पर्सनल ब्लॉग था, उससे वो बिजनेस के रवि, लिए आपके नाम जो उसका नाम है वो बड़ा यूनिक है और आपके काम भी बड़े यूनिक है। रवि, आखिर में, शो के आखिर में हम जानना चाहेंगे कि जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो भी सफल उद्यमी बनना चाहती है, यूट्यूबर बनना चाहती है, तो उनके लिए आप किस तरीके से फ्रीडम, जो फाइनेंस फ्रीडम है, उसके टिप्स देंगे, किस तरीके से बचत की टिप्स देंगे? कुछ टिप्स शॉर्ट में उनको बताएं। तो मेरा टिप एक ही रहता है कि अपने खर्चे जो हैं, चाहे एज अ बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन के अंदर भी कई बार लोगों को लगता है ना, कि बहुत लोगों को देखता हूं कि उन्होंने फंडिंग रेज कर ली, तो फंडिंग रेज कर ली तो एक साथ $1-1.5 मिलियन आ गए, अब बैंक अकाउंट में पड़े, चल यार हम लोग ऐड चलाते हैं, चल हम लोग जो है ना एक बिल बोर्ड ले लेते हैं। नहीं, जो काम आपको पर्सनल लाइफ में करना है वही आपको बिजनेस में करना है। पर्सनल लाइफ के अंदर भी कुछ लोग होंगे जो कि आपने कॉलेज से 50,000 की सैलरी पे चालू करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो कि कॉलेज से ही उनकी 25-25 लाख की नौकरियां लग जाती हैं। तो जिनकी 50,000 वाली लगती है वो लोग लॉन्ग टर्म में ठीक रहते हैं, जिसकी शुरुआत में 25 लाख की नौकरी लग जाती है वो औना पौना खर्चा करना चालू कर देते हैं। बिल्कुल। तो सबसे बड़ा टिप मेरा यही रहेगा कि आपके खर्चे, चाहे वो आप बिजनेस के लिए कर रहे हो, चाहे वो आप अपने पर्सनल लाइफ के लिए कर रहे हो, खर्चे हमेशा अपने कम से कम रखो, लिमिट में रखो। जो आप YouTube पे भी अगर अपना चालू करना चाहते हो, तो मैं देखता हूँ कुछ लोग को लगता है कि नहीं यार, जब तक मेरे पास में आईफोन नहीं होगा या 2 लाइटें नहीं होंगी या मेरे पास में रोड का माइक नहीं होगा तब तक मैं नहीं कर सकता। बिल्कुल कर सकते हो यार, कोई भी फोन है, कैमरा है, तुम्हें YouTube पे चालू करना है तो उसके लिए दिमाग चाहिए कि क्या मैं कंटेंट बनाऊं, क्या लोग देखेंगे। बिल्कुल।
बाकी सब हो जाएगा। बिल्कुल रवि, आपने बहुत अच्छी बातें हमारे जो युवा हैं, युवा पीढ़ी है, उनसे शेयर की है। आप दूरदर्शन स्टूडियो में हमारे साथ आया, उसका बहुत बहुत थैंक यू। और साथ ही मैं हमारे जो स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हैं उनको भी थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आप लोग यहाँ पधारे हैं हमारे स्टूडियो में। इसी के साथ मेरे दर्शकों को मैं ये बोलना चाहूँगी कि कमाई के पीछे ज़रूरत जो है, हमारी बेसिक नीड है कमाई, पैसा ज़रूरी है, उसकी ध्यान रखें, पैसा कमाएं लेकिन खर्च पर भी ध्यान रखें। और उसी के साथ साथ सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है बचत और निवेश, क्योंकि याद रखिए कि आपका जो अभी का निवेश है, आज का निवेश है, वो आपका भावी जीवन है। और भावी जीवन अगर आपका सुरक्षित रहेगा तो आप खुशहाल जीवन व्यतीत कर सकेंगे। इसी कामना के साथ मैं अर्पिता माथुर आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी। नमस्कार।